ज़राटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। इस्माइल हानिया साहब की का नमाज जनाजा आज तेहरान में हुआ। बहुत सारे लोग थे। उनकी तदफीन कल कतर में की जाएगी। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा FBR में इस्लाहात का जो एजेंडा है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ज़ाती दिलचस्पी लेके मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन चेयरमैन FBR सुना है कि इख्तलाफात की वजह से उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे दी है। वो कह रहे हैं जी मेरे से ये नहीं हो सकेगा। तो FBR पे आज हम खुलकर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं हमारी जो ये मुल्क की सूरत हाल है। इमरान ख़ान साहब ने, हमने देखा कि इस हफ़्ते मुज़ाकरात की पेशकश की आर्मी चीफ़ को। उन्होंने कुछ शराइत भी रखी। शराइत अगर आप देखें तो वो शराइत कम, मुतालबात ज़्यादा लगते हैं कि जी कि मेरा जो चोरी हुआ हुआ मैंडेट है मुझे वापस करें। और भी उनकी ख्वाहिशात हैं, लेकिन आगे से बज़ाहिर सर्द महरी दिखाई गई है और उससे लगता यही है कि बात आगे फ़िलहाल नहीं बढ़ेगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ इस सब चीज़ों के साथ साथ कि हमें पता है कि ये इसी मौजू पर हर रोज़ हर टॉक शो पर बात हुई है, क्योंकि हमने नहीं बात की थी। हमने कहा कि हम थोड़ा सा आज इसको थोड़ा सा समेटने की कोशिश, हाज़िरी लगाएं। हम भी हाज़िरी लगाएं। ऐसा नहीं हो कि आपने इग्नोर किया है, आपने इग्नोर नहीं कर रहे हरगिज़। अच्छा, मेरी नाक़िस राय में पाकिस्तान में इस वक्त जो जिस किस्म की इंस्टेबिलिटी है, जिस किस्म की एक है यार, हर जगह इंस्टेबिलिटी है। ग्वादर से लेके पारा चनार, वो वाली इंस्टेबिलिटी, वो नहीं, हर किस्म पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात, पॉलिटिकल इम्पास है। पॉलिटिक्स में कुछ हिल नहीं रहा। ठीक है, जितने भी मसले मसाइल हैं, एक मायूसी की कैफियत है, गुस्सा है अवाम में और लोग सताए हुए हैं। राइट, मेरा ख्याल है कि अगर कोई इसकी कोशिश भी कर सकता है इन सारे को हल करने के, वो हैं एक नुमाइंदे और पॉपुलर गवर्नमेंट जिसका एक पॉपुलर मैंडेट हो। ठीक है, जिसका भी हो। ये तो इमरान खान साहब यही कह रहे हैं, जिसका भी हो। अच्छा, वो यही कह रहे हैं। अब आते हैं इन बातों पर। राइट, तो आप उनसे सहमत हैं? नहीं, देखिए, इन प्रिंसिपल मतलब उनकी उस मुतालबे से आप सहमत हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट आए? हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। जैसे कि अभी मैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर की बात सुन रहा था, वो कहते थे कि 2018 में चोरी हुई है तो 2024 में डाका पड़ा है। ठीक है ना, तो ये तो हम सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इन प्रिंसिपल अगर हम जमहूरी निज़ाम को मना चाहते हैं या कहते हैं कि यार यही हमारा निज़ाम है, नहीं तो आपको बिठा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, सो लॉन्ग एज काम हो। ठीक है, अब जहाँ तक ये जो पूरे हफ्ते चल रही है कि जी अब भी मैं आपको बताता हूँ बस डील होने वाली है और ये मुज़ाकरात होने वाले, मेरा ख्याल है कि इसका आसान जवाब है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे आपने अभी जिक्र किया मुतालबात का, राइट, तो मुतालबात क्या है? अच्छा, उमर अयूब खान साहब, अलीमा साहिबा ने कुछ थोड़ी सी ऑलिव ब्रांच देने की कोशिश की है कि जी हम चाहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ न्यूट्रल हो जाए। अच्छा, एक ज़माने में मैंने सुना था कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं, लेकिन चले पुरानी बातें को छोड़ देते हैं। पहला कि स्टोलन मैंडेट वापस मिले, जो फॉर्म 47 वाला है, इसको रिवर्स किया जाए। ठीक है, दूसरा कि जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं जो अरेस्टेड हैं उनको रिलीज़ किया जाए, और तीसरा है कि नई इलेक्शंस साफ और शफाफ। अच्छा, अगर नंबर 1 हो गया तो फिर नंबर 3 की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी मानी जाएंगी। दूसरी बात की जो बात की जाती है कि जी हमने तो अपनी तरफ से महमूद खान अचकज़ई को नामजद किया है, फौज अपना नुमाइंदा भेजे, तो ये कौन होगा? क्या DGI, DGISPR चल के जाएंगे जेल तक या कमेटी के पास? That's not going to happen. तो जब इस तरह वो एक साहब थे जिनको वो कहते थे डर्टी हैरी, अगर उनको भेज दें, वो अब डर्टी हैरी को भेज दें, हाँ सही है। अच्छा, बच्चे कौन फिर? मोहसिन नकवी साहब बचे, फैसल वाउडा साहब बचे, उनके साथ ही होते थे ना, जान पहचान भी है, उनके साथ बात क्या की जाएगी? तो इधर से अगर नॉन स्टार्टर है सब कुछ, तो उधर से भी नॉन स्टार्टर, हर जगह से नॉन स्टार्टर है। तो हम आप सिर्फ रेटरिक देख लें ना, आप रेटरिक देख लें। अभी रऊफ हसन को जोड़ा जाएगा रॉ के साथ, ठीक है ना, कि उन्होंने एक भारतीय सहाफ़ी से बात की थी, काफी से बातें की है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। डिजिटल टेररिज्म है ये, हम इनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। तो किसी साइड से आपको कुछ नजर आ रहा है कि कोई बीच का मिडिल ग्राउंड है? मुझे तो नहीं नजर आता। मुस्तफा साहब आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? शराइत जो हैं वो आपने ज़ाहिर बयान कर दी, एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। वो मेरे ख़्याल में दो मिसिंग चीज़ें हैं। अगर उन पे आप ये ज़ोर देते खान साहब, तो फिर हम इस तरह की गुफ्तगू ना कर रहे होते। एक तो ये कि शर्त ये होनी चाहिए थी कि जी जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो 9 मई के वाक़यात का इंडिपेंडेंटली
इन्वेस्टिगेशन करे। पहले मुतालबा किया है शायद नहीं, ये जो तीन मैं देखें नहीं, शराइत के हवाले से शराइत ये हैं, बात वो करें आप ना जो हो सकती है कि अच्छा फ़र्ज़ करें कि आए बाएँ शाएँ करती है इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत, तो फिर कहने को ये होगा कि देखें ये इनके दिल में चोर है और ये जुडिशल कमीशन पे एग्री नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये होना चाहिए था कि जो दीगर जमातें हैं जो भी हैं, बाहर उन्हें वोट तो मिला है, तो उनके साथ एक विंडो खोली जाती। अगर आप JUIF के मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठ सकते हैं, जिनको बारे में आपने ज़ाती तौर पे पता नहीं क्या क्या कहा, तो इसका मतलब है कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, इवन गालियाँ भी हरफ आखिर नहीं होती। यही काम आपने दूसरी जमातों के साथ भी किया। अब सवाल ये है कि अगर मैं आप ये कहूँ कि ये जो गेट पे चौकीदार है, झगड़ा मेरा उससे है, और मैं कहूँ नहीं मालिक, तो पहले तो चौकीदार से आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर अगर तस्फिया नहीं होता तो मालिक तक होना चाहिए। फिर तीसरी बात यह है कि एक बहरहाल फ़ौज जो भी है, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, फ़ौज कह लें, उनकी जो 76 साल तारीख़ है वो भी हम सबको अज़बर है, लेकिन टेक्निकली बतौर इदारा वो मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं? कल को मैं कहूँ जी कि वापडा जो है वो अपने नुमाइंदे भेजे, हालांकि मैं मिसाल पता नहीं ठीक दे रहा हूँ या नहीं, कि वापडा से मुझे ये शिकायतें हैं, तो उसका एक सेट मैकेनिज़्म है, आप उसके थ्रू चलें। ये जो होता है ना सियासत में गर्दन में सरिया, ये किसी वक्त तो बहुत ज़्यादा काम आता है, ज़रूरत होती है इसकी, और किसी वक्त आपको ये ज़ाहिर करना चाहिए कि नहीं, यही है ना कि घोड़ा ढाई का घर शतरंज है। मुझे नहीं पता कि खान साहब अच्छे क्रिकेटर तो हैं, लेकिन अच्छे शतरंज के खिलाड़ी भी हैं या नहीं हैं, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला। तो सियासत बेसिकली शतरंज का खेल, आपको टैक्टिकली पीछे हटना पड़ता है, फिर आगे जाना पड़ता है। इसकी पूरी लाइफ में मुझे ये चीज़ मिसिंग नज़र आ रही है, और ये इनके आड़े आ रही है। इसी वजह से पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी होते हुए भी ये बिखरी हुई लग रही है और बंद बांधने में नाकाम है, कि जिसको एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे वो इतना लीड कर सके कि बाकी जमातें खुद ब खुद मजबूर हो जाएं उनके साथ मिलने में। तो ऐसा अब तक मुझे पॉलिटिकल जो इनका कैपिटल है, मैंने अब तक किसी को इतनी बेदर्दी से ज़ाया करते नहीं देखा। ओके, पॉलिटिकल कैपिटल, आई थिंक पावर पॉलिटिकल कैपिटल यस, लेकिन अवाम में तो पॉलिटिकल कैपिटल मेरे ख्याल बढ़ा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, समझ रहा हूँ, बिखरा हुआ है, उसको लेवरेज करना चाहिए, लेवरेज कर। अच्छा, लेवरेज करने की क्या तीन है मेरा ख्याल है पीटीआई के कमान में, चारों को उन्होंने इस्तेमाल किया। एक तो कि यार मैस मोबिलाइजेशन की जाए, ठीक है, थोड़े बहुत इधर उधर प्रोटेस्ट हुए, उनका जो हाल हुआ है वो हम देखते रहते हैं, फिर भी उभरते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया है, राइट, ये वो चीज़ें हैं जो चुभ रही हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी यार ये सारी गले पड़ रहा है। हाँ, ये सारी चीजें हम आते हैं 1971 वाली वीडियो, उल्टा हो रहा है। आपके चार्जशीट बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं लिस्ट कंप्लीट कर लूं, फिर इस पे हम ये जितनी भी चीजें आप गिनवा रहे हैं, ये जब तक कंबाइंड नहीं होंगी वो फोर्स बनी नहीं सकती। अच्छा, हियर्स द अदर थिंग, ठीक है, ये जैसे आपने कहा वो भी उनको इतना बुरा चुपा है कि डिजिटल टेररिस्ट आपको कहना पड़ा है, राइट। तो मतलब बात हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स, मजीद करेक्ट, मिलिट्री कोर्ट्स पे बात आ गई है, कह रहे हैं अभी आपने सिविलियन कोर्ट्स भुगत रहे हैं। तीसरा अप्रोचेस टू फॉरेन कैपिटल्स, यूएस कांग्रेस, यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स वगैरह वगैरह, ये बात भी चुभती है, और फिर आता है कि जी आप तो गद्दारी कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ। और चौथा, फॉरेन मीडिया के साथ आउटरीच, जैसे अभी आपने ये सुना होगा कि चार्ल्स ग्लास नामी एक सहाफ़ी की वीज़े को कैंसिल करके उनको वापस भेजा, उनके काफ़ी करीब भी थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी यहाँ थे उनके साथ, और उनके वो इंटरव्यू करना चाह रहे थे। अच्छा, इसके बाद क्या है फिर? यू सी, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब आपने जो बात की ना उस वक्त, ये शो से पहले आप ही इस बात का जिक्र करते, मैं आपको याद करा देता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ दो फरीकों में होती कब है? एक फरीक या तो कमज़ोर हो तो वो चाहता है कि कंप्रोमाइज़ हो जाए, या दोनों इस नतीजे पे पहुँचें कि वो एक दूसरे को पछाड़ नहीं सकते, तो नेगोशिएशंस होती हैं,
या बकौल आपके तीसरी सूरत ये होती है कि कोई बाहर का दुश्मन हो जो इन तीनों को सर्वाइवल का मसला पड़ा हो, तो ये दोनों जो हैं आपस में मिल जाते हैं, और इसकी बेशुमार मिसालें हैं तारीख में। 2014 का धरना ख़त्म किया जब APS अटैक हुआ, और फिर बैठे नेशनल एक्शन प्लान और वो सब हुआ, ठीक है ना। तो चर्चिल और स्टालिन बड़ी थ्रेट बैठे थे हिटलर के खिलाफ। हाँ। मतलब ये भी तो हुआ है ना, या बाओज़ेदुंग चांगकाई शेक। अच्छा, अब हम आते हैं ना कि आपने बात की ना कि सबसे मकबूल जमात, ठीक है, हम ये तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो अभी सप्रेस्ड है। अच्छा, हमने अपनी 60-70 दहाई सालों की जो तारीख में हमने देखा है कि पॉपुलर जमातों के साथ यही किया जाता है, घूम फिर के, राइट। इस बात का एहसास हुआ था दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, राइट। और फिर क्या हुआ था, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की गई थी, और मैं जानता हूँ कि इसमें 1000 खामियां होंगी, इसमें 1000 कोताहियां होंगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, लेकिन एक रियलाइजेशन थी दो बड़ी पार्टियों की जो एक दूसरे को निशाना बना रही थी कि हमें रूल्स ऑफ द गेम हमने तय करने, और उसमें यह भी था कि अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं सीख करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका ये था कि यार देखो, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर दूंगा, मैं आपसे नफरत करता हूं, मुझे आपकी शक्ल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वी हैव टू वर्क टुगेदर। तो बदकिस्मती से, और एक बार फिर ये कहना पड़ता है कि 2018 से लेके 2021-22 तक एक विंडो थी। ये आप अगर पहले रियलाइज कर लेते कि यार आई एम नॉट यूनिक, जो सबके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हो सकता है, बल्कि हो रहा है। आई नीड टू बिल्ड ब्रिजेस। उस वक्त क्या थे कि जो थोड़े बहुत ब्रिजेस थे भी सही ना, उनको डायनामाइट से आपने खुद उड़ाया है। इसको जेल में डालना है, इसको जेल में डालना है, इसको उल्टा टांगना है, उसके साथ ये करना है, और घूम फिर कर रिजल्ट आपके सामने है। देखिए ना, ये जो हाई पॉलिटिक्स को हम डिस्कस करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूं कि हमारे यहाँ जब आप आर्मी चीफ को खुद निशाना बनाते हैं, आप हर पेशी पे सहाफ़ियों से जब बात करते हुए आप डायरेक्टली उसको करते हैं, आप जेल में बैठे हैं, वो इस वक्त रियासत चला रहा है, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपसे बात करेगा, ठीक है ना। और जब आप पर्सनल हो जाते हैं तो फिर वो उधर तो पूरा इंस्टीट्यूशन, रियासत उनके पीछे खड़ी हो जाएगी, और आप वही आप अपने पॉलिटिकल एलाइज भी नहीं बना पा रहे। सो इसीलिए सियासत में ये कहते हैं कि जी कि आप कुछ शख्सियात को आप उनके साथ पर्सनल ना हो। और जब तक हमने अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ भी ये देखा, उन्हें बहुत बड़ी उनको ढील थी, लेकिन जब वो पर्सनल हो गए, उन्होंने डायरेक्टली अटैक करना शुरू किया मिलिट्री लीडरशिप को, तो फिर उनका इंतज़ाम हुआ। तो अभी भी देखिए, मेरा ये है कि अगर अभी भी आपको थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है, अगर आप मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा सा लहजे में नरमी से, कोई आपका नुकसान नहीं होगा, कोई आपका सपोर्टर भाग नहीं जाएगा कि यार इमरान खान ने आज निकल के क्यों नहीं बयान दिया आर्मी चीफ के ख़िलाफ़। आपको थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए नरमी लानी होती है, थोड़ा सा, उसके बाद जाके फिर आप शर्तें, शुरूत, और उसमें भी इब्तिदा इससे करें आप, वो बात जो करने जैसी भी हो ना, उठते ही कहना कि मेरा चोरी वो मैंडेट मुझे वापस करो, इट्स अ नॉन स्टार्टर। सो आई गेस। और देखो 90s में भी पर्सनल थी पॉलिटिक्स के, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने, जाहिर है कि जब जूते पड़े दोनों को तो उनकी समझ में ये बात आई। अब मसला ये कि गेम इतनी ऊपर हो चुकी है कि जो हुकूमत है वो भी डरी हुई है और पर्सनल है। इसीलिए ये जो रातों रात बिल लाया गया है, इलेक्शन एक्ट का जो तरमीमी बिल है, जिस तरीके से लाया गया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले के बावजूद, तो इनके यहाँ भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि यार इनके यहाँ भी कोई सेन पॉलिटिक्स हो रही है। ये भी ये कह रहे हैं कि जब तक हम लटक सकते हैं किसी भी सूरत में, भले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही पामाल करना पड़े, हम करेंगे। इस वक्त वन पेज चल रहा है ना, हाँ। वन पेज चल रहा है गवर्नमेंट का और रियासत का। तो अच्छा, और उन्हें कल का नहीं पता, और ये पूरा का पूरा जो बिल है ये पर्सन स्पेसिफिक है, पार्टी स्पेसिफिक है, ये कल इनके गले में भी पड़ेगा। बाकी चीज़ों की तरह भी एक आखिरी चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर आप तारीख देंगे, हम सबको पता है, तो उनको भी कोई इश्क नहीं है यार, उन्होंने जूते खाए हैं। ये अलायंस ऑफ डेस्परेशन एंड कन्वीनियंस है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा, राइट। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करने और जस्टिफाई करने में बड़ा फ़र्क होता है।
और ये जो आपने बात की ना, ये जो बिल लाए हैं, ठीक है यार, और इससे पहले वो जो बैन करने की बात है, ये खौफ की सियासत है। और खौफ की सियासत क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर से डंडा आता है कि यार तुम लोग कुछ नहीं कर रहे, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे, क्या सब कुछ हमने करना है? आप लोग सामने आए तो फिर ये सामने। तो आज का जो बयान है एहसन इकबाल साहब का, वो ये है कि बैन करने का जो फैसला है वो इंस्टीट्यूशंस पहले कर लें, माइंड बना लें, हाँ। फिर देखेंगे देखो वो बॉल वापस फेंक रहे हैं, बॉल वापस फेंक रहे हैं। तो चलें, ये हमारी सियासत के तो गड़बड़ घोटाला चलता रहेगा, इस पर हम फिर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, तो वापस आएंगे और बात करेंगे FBR के हवाले से, टैक्स के हवाले से, कि वहाँ पर क्या रिफॉर्म्स होने जा रही हैं। IMF से अगर जान छुड़ानी है तो हमें अपनी टैक्स मशीनरी सही करनी होगी। गवर्नमेंट ये कह रही है, हम ये जानते भी हैं कि हमें अपनी महसूलात इम्प्रूव करनी है। हमारे मुल्क में टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है वो धर्म भरम है। बड़ी ख्वाहिश रही है कम अज़ कम मेरे जो 25-30 साल गुजरे हैं उसमें बार बार हमने ये सुना कि जी कि FBR में रिफॉर्म्स होंगी तो मामला ठीक होंगे। उन रिफॉर्म्स ने होके नहीं दिया। तो अब फिर ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने कहा है मैं बज़ाते ख़ुद इंश्योर करूँगा कि ये रिफॉर्म्स हों। वो धड़ाधड़ मीटिंग्स कर रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, और डांटे भी हैं, डांट डपट बहुत करते हैं ऑफिसर्स के साथ। उनके कहते हैं आपके टारगेट सही नहीं है, ये रिकवरी क्यों नहीं हुई है। और इतना प्रेशर उन्होंने दिया है कि जो चेयरमैन हैं FBR के मलिक अमजद ज़ुबैर टिवाना साहब, उन्होंने चंद दिन पहले कहा भाई मेरे से नहीं हो सकेगा, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। वो ग्रेड 21 के अफसर हैं, उनकी वैसे रिटायरमेंट जो है वो अगले साल फरवरी में ड्यू थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 15 अगस्त को मुझे फारिग कर दें। तो अब जब थोड़ा बहुत हमने पता किया ज़रा, तो क्या सामने आई बात जी, कुछ दोस्तों से बात हुई है, तो बेसिकली ये शहबाज स्पीड पर काम नहीं कर सकते थे। आपको पता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाह रहे थे कि बस रातों रात छेती काम हो, प्रेशर भी बहुत है ना यार, और ये FBR ना एकदम से सेट हो जाए। ये जो पिछले 70 साल का मलबा है ना, ये आप 2 हफ्तों में या महीने में ख़त्म करते हैं। अच्छा, टिवाना साहब एक बड़े टिपिकल किस्म के ब्यूरोक्रेट थे, तो वो अपनी सुस्त रफ्तार में चल रहे थे, और इंटरनल अपोजिशन भी थी। अच्छा, इनको ये सुनने में आता है कि इसाक डार साहब के बड़े करीब हैं, तो इसाक डार साहब ने कहा था कि यार इनको आप वहाँ बिठाएं। हुआ क्या कि फिर जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है, जब अच्छा FBR के अंदर भी और बड़े सीनियर ऑफिसर बैठे, वो कह रहे हैं कि सर ये हमारी बारी थी, ये कहाँ से आ गए टिवाना साहब। तो फिर जब ऐसे होता है तो फिर आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी फिर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करती, और ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी बला है कि उसको बड़े धक्के देने पड़ते हैं ना। तो ये सारी चीज़ों को मिला के ऑलरेडी ये खबरें हैं कि इंटेंस लॉबिंग शुरू हो गई है। जो लोग ख्वाहिशमंद हैं इस औहदे के लिए वो अपनी अपनी लॉबीज़ चला रहे हैं। लेकिन जो बड़ा इशू है वो ये है कि पाकिस्तान में हम जानते हैं कि हमारा जो टैक्स टू GDP रेशो है वो हमेशा से सिंगल डिजिट रहा है। 2022-23 में ये गिरकर 8.5% पर आ गया, जबकि एशिया पैसिफिक रीजन का जो औसतन टैक्स टू GDP रेशो है वो कोई 20% है, तो हम उससे बहुत नीचे जा रहे हैं। अच्छा, भारत की अगर बात करें तो वहाँ पे कोई 6% लोग जो हैं वो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये 2.4% है हमारी पॉपुलेशन का जो टैक्स रिटर्न फाइल करने की जहमत करता है। इनमें से भी जो आधे लोग हैं वो ज़ीरो टैक्स फाइल करते हैं। वो कहते हैं जी हमने फ़ाइल तो कर रहे हैं लेकिन देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुल्क के जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, हम बारहा बात करते हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, दूसरे हैं, वो अपनी आमदनी पे टैक्स नहीं देते, और हुकूमत को जो इनकम टैक्स मौसूल होता है उसका 90% जो है वो सिर्फ जो टैक्स फाइल करने वाले 3% लोग हैं वो देते हैं। तो उसको ज़रा दोबारा सुन लें, 90% जो इनकम टैक्स जमा होता है हुकूमत को वो सिर्फ 3% लोग देते हैं पाकिस्तान में जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। अच्छा, FBR में इस्लाहात के हवाले से हम जो बातें सुन रहे हैं कि जी के रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, और उसमें भी जो बड़ी बात है वो ये कि कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू को अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में यही बेस्ट प्रैक्टिस है। दोनों तंजीमों के अलग अलग डायरेक्टर जनरल होंगे। शफाफियत को बेहतर करने के लिए, जवाबदेही के लिए उनकी जो ओवरसाइट बोर्ड हैं वो उनकी निगरानी करेंगे। इसी तरह करप्शन, टैक्स चोरी के हवाले से जो सामने बात आई है उसको सीधा करने के लिए डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी जो है उसको नाफिज किया जाए। इसकी बातें बहुत होती रही हैं लेकिन हमने उस पर कोई ख़ास अभी तक आगे हम बढ़े नहीं हैं।
वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया के 100 से ज़ायद मुल्कों ने डिजिटाइजेशन करके अपनी टैक्स मशीनरी को टोटली रिफॉर्म किया। इसमें द फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और भी मुल्क हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि रिफॉर्म्स की बातें भी होती हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कितना सीरियस हैं, ये रिफॉर्म्स हो भी पाएंगी या नहीं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इकरामुल हक, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। टैक्स के मामलात, उसकी इस्लाहात पे आपकी गहरी नज़र है, आप इस पे लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पहले भी ये रिफॉर्म एजेंडा फ़ंड किया है, 2004 में किया, फिर 2023 में किया, कोई उसका खरतेल निकला नहीं। इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं कि ये होने जा रहा है कुछ, या फिर भी हम वो डिसअपॉइंट होंगे? जी बहुत शुक्रिया। FBR की जो रिफॉर्म्स का मामला है ये 2000 से शुरू हुआ था और इसके लिए कई बिलियंस का कर्जा भी हमने लिया, मगर ये क्लासिक केस स्टडी है कि हमारे मुल्क में जब बाहर के डोनर भी पैसे देते हैं, बहुत ज़्यादा माहिरीन भी जो है वो इंगेज किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद जो है हम एक अदारे को रिफॉर्म नहीं कर सके। अब लास्ट जो रिफॉर्म का मामला हुआ था वो तो एक निगरान हुकूमत के दरमियान हुआ और उसमें काबीना से मंजूरी हो गई, फिर उसको जब मुंतखब हुकूमत आ गई उससे भी काबीना से मंजूरी ले ली गई, मगर उसकी बहुत मुखालफत जो थी वो FBR के अंदर थी। ये पहली दफ़ा हुआ कि इसमें तो सुना था कि SIFC, बल्कि सुना था, ये तो खबर छपी भी थी कि उन्होंने भी इसकी इजाज़त दी थी, मगर पहली दफ़ा FBR के एक शख्स ने उठकर उसके खिलाफ रिट की। जाहिर है वो तो उसके पीछे IRS के सारे लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि कस्टम अलहदा हो, और इस टग ऑफ वॉर की वजह से अब ज़ुबैर नवाज टोहाना साहब जो हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा हुई और उनको भी बिलाखिर ये कहना पड़ा कि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो ये FBR का मामला पिछले, अब हम कह सकते हैं कि 25 साल से, यानी कि आप देखिए कि क्वार्टर सेंचुरी में हम एक अदारे को जो है वो रिफॉर्म नहीं कर सके हैं। अब बावजूद इसके कि मैंने अर्ज़ किया कि हमने कम अज़ कम भी 500 बिलियन का कर्जा इसके लिए लिया और उसका कोई हमें अंदाज़ा नहीं है कि कितना पैसा ज़ाया हुआ है। और फिर उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि महकमा बजाय बेहतर होने के उसके अंदर जो इन फाइटिंग का मामला है, मैं थोड़ा सा इस पर अर्ज़ करूं कि अभी कुछ लोगों को जो है वो उन्होंने ये एक पोल बना लिया कि जी आपको सरप्लस, या उसको वो इसकी कुछ भी ज़ुबान में कह लीजिए कि एक मामला हुआ कि जी इनको वहाँ, और बहुत ऑफिसर्स को वहाँ फेंक दिया गया। अब ये वो हुआ जून के बिल्कुल करीब जैसे हम सुन रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब बहुत तेज़ स्पीड पे काम करना चाहते हैं, मगर काम करने के लिए कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए, कोई ब्लूप्रिंट होना चाहिए जिस पे आप अमल दरामद करें। अगर आज भी पूछे कि आप क्या इस्लाहात करना चाहते हैं तो उनके पास भी कोई इसका लिखा हुआ आपको प्रोग्राम, कोई पेपर, कोई उसके जुज़वियात नहीं मिलेंगे। तो ये सारे, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जंगला बस बनाने में और FBR में रिफॉर्म करने में थोड़ा सा जंगला बस आप 11 महीने बना, आपको प्लान चाहिए होता है यार, 11 महीने बना लेंगे, लेकिन ये थोड़ा लंबा काम है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो ज़रा इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, वो इदारा जो हमारे बिजनेसमैन, हमारे टैक्स देने वाले लोगों का सबसे पसंदीदा इदारा है। इस पर पता नहीं कितने बिलियन खर्चे हैं हमने रिफॉर्म करने के लिए। अभी वो डॉक्टर हमारे साथ गोली मार दूं, और वो भी बता रहे थे कि जी कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए सिर्फ रिफॉर्म एफर्ट पे, लेकिन उसका खरतेल नहीं निकला। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है, चले मायूसी की बातें छोड़ते हैं, ज़रा थोड़ा सा पुरुमीद होकर देखते हैं कि ये जो शहबाज स्पीड से जिस अंदाज में ये गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, आप इनको क्या एडवाइस करेंगे कि भाई ये जो दिहाइयों के मसाइल हैं, ये इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए ताकि वो फेयर हो, वो ट्रांसपेरेंट हो और वो देरपा भी हो, मतलब ब्लूप्रिंट? जी, असल में अभी तो मैकेंजी से कहा गया है कि वो अब एक रिपोर्ट लिखे जिसमें वो 2 से 2.5 साल ले सकते हैं, और वो फिर उसमें भी कुछ होगा नहीं, बस एक और पेपर स्टडी तैयार हो जाएगी। असल में ऐसी बात नहीं है कि रिफॉर्म का एजेंडा नहीं दिया गया, पाइड की तरफ से भी लिखा गया, हमने भी लिखा। इसके 3 मोटे अज्जा हैं जो मैं बयान करता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान में मसला ये है कि इस वक्त जो हमारी आकर टैक्स की कलेक्शन देखें तो उसको हमने एक तरह से बहुत फ्रेगमेंट कर दिया, यानी कि
अगर आप कहते हैं कि इनकम पे टैक्स लेना है तो आप कहते हैं एग्रीकल्चर पे सूबे लेंगे और जो एग्रीकल्चर के अलावा इनकम है उस पर वफाक लेगा। फिर हम कहते हैं कि सेल टैक्स लेना है तो सर्विसेज पे सूबे लेंगे और वफाक जो है वो सिर्फ गुड्स पे ले पाएगा। अभी तीसरा झगड़ा ये पड़ा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन पे टैक्स कौन लगाएगा। तो ये 18वीं तरमीम के बाद से बहुत से मामला अदालतों में भी हैं और इसके ऊपर बहुत आसान था। जैसे एक इंडिया ने हल निकाला कि सारे सूबों के साथ मिलकर नेशनल टैक्स काउंसिल बनाई और ये यहाँ पे भी IMF वर्ल्ड बैंक के लिए बन गई, मगर सूबों के और वफाक के दरमियान काफ़ी अरसे से लड़ाई झगड़ा है तो वो बैठकर उसको बिल्कुल भी उन्होंने गैर मुअस्सर कर दिया है। अगर सारे इससे एक हम फेडरेशन में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर मैं 3 बड़े मुल्कों की मिसाल दूँ जो फेडरेशन में है, जैसे इंडिया है उसमें कनाडा को ले लीजिए आप और किसी हद तक आप अमेरिका को भी इसमें शामिल करें, कि वो ज़रा डिफरेंट किस्म की फेडरेशन है, मगर फिर भी एक फेडरलाइज्ड टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यानी कि एक कौमी इदारा होता है जिसमें सब बैठकर काम करते हैं। अब अगर 57.5% 18वीं तरमीम के बाद टैक्सों का सूबों को जाना है तो उनका तो किसी पॉलिसी में, किसी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क में कोई अमल दखल नहीं है। और अगर हम 9 ट्रिलियन इकट्ठा कर रहे हैं तो 4 ट्रिलियन की हमने टैक्स एग्जम्पशन दे रखी हैं। टैक्स एग्जम्पशन अगर वफाक दे दे तो उसका नुकसान तो सूबों को होता है क्योंकि उनकी नेट प्रोसीड कम हो जाती है। दूसरी तरफ सूबों की ये हालत है कि सब सूबों ने मिलकर पिछले साल सिर्फ 650 बिलियन के टैक्स इकट्ठे किए हैं, जबकि पंजाब अकेला ही इस वक्त यूरोप के तमाम मुल्कों में आप देख लीजिए किसी की भी आबादी 120 मिलियन नहीं होगी। इतना बड़ा सूबा है और उसमें से टैक्स कलेक्शन जो है वो 200 बिलियन भी नहीं होती है। तो ये जब हम टैक्स टू GDP की बात करते हैं तो ये मुल्की सतह की होती है। 18वीं तरमीम के बाद वेल्थ टैक्स लगाने का अख्तियार और प्रोग्रेसिव टैक्सों में कैपिटल गेन टैक्स लगाने का अख्तियार और इस तरह के जितने प्रोग्रेसिव टैक्स पहले लगे हुए थे, स्टेट ड्यूटी होती थी पाकिस्तान में, वो सारे के सारे सूबों को जा चुके हैं। मगर वो वफाक से चूंकि उनको इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो सिर्फ अब खर्च करते हैं। अगर पंजाब अगर सिर्फ अपना 200 बिलियन टैक्स इकट्ठा करता है तो उसको यहाँ से ही इतने 4 ट्रिलियन मिल जाए अगर वफाक से, तो वो तो बस खर्चे करेंगे और किसी किस्म की उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो अपने टैक्स बेस को डॉक्टर साहब हमने वफाक पे काफ़ी तनकीद डॉक्टर साहब मैं आप से एक सवाल रेशो कम है करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि हमारी जो इनफरादी और इज्तमाही नेचर है वो ये है कि या तो हम मरज़ को पालते रहेंगे और जब हम सीरियस होंगे तो कहेंगे कि परसों शाम तक अगर ठीक ना हुए तो मज़ा नहीं है। इसीलिए एलोपैथिक भी एक साथ ठोकते हैं, झाड़ फूक भी एक साथ ठोकते हैं और होम्योपैथी के डॉक्टर के से भी कंसल्ट करते हैं एट ए टाइम। अच्छा, और बकौल नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के, इससे आप टेम्परामेंट का अंदाज़ा लगाएं कि हम जो हैं गुलाब का पौधा लगा के रोज़ाना उसे उखाड़ के देखते हैं कि किसने जड़ पकड़ी या नहीं पकड़ी। तो अब FBR की अगर मैं हिस्ट्री देखूं तो उतने मेरे पास पाजामे नहीं हैं जितने FBR के जो बॉसेस हैं वो बदले जाते हैं, कोई 3 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 1 साल बाद, पसंद नापसंद, टेक्निकल बुनियाद पे, किसी भी बुनियाद पे। कहाँ से कंटिन्यूटी आएगी और कहाँ से वो ज़मीन सेटल होगी कि जिस पे कि आप रिफॉर्म का पौधा लगा सकें? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए यही सबसे बड़ा मसला है कि एक तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा है उसमें मैं पहले ही अर्ज कर रहा था कि आपने एक वफाकी सतह के ऊपर मिलकर कोई फेडरलाइज स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, जिसकी वजह से यही नहीं पता चलता कि एक शख्स का अगर डेटा आपने एक्सेस करना हो तो साइलोज में पड़ा हुआ है और आपस में इतना पैसा लेने के बावजूद भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने शुरू में जो हमें पैसा दिया उसका मकसद तो ये था कि हम ऐसी रिफॉर्म्स करें जिसे हम अभी सब मिलकर कह रहे थे कि अगर आज की दुनिया में डिजिटाइजेशन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो वो सारा डेटा एक जगह करना था। फिर ये कभी कभी कहते भी हैं कि हमारे पास तो हर एक का डेटा है। जैसे अभी वजीर ख़जाना मोहतरम ने फरमाया कि 4.9 मिलियन लोगों के असासों के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में हमें सब पता है। तो फिर ज़ाहिर सवाल पैदा होता है कि इसमें क्या वजह है कि अदारा जो है उन 4.9 मिलियन से उनकी इनकम के मुताबिक टैक्स क्यों नहीं ले पाता है। यानी 4.5 ट्रिलियन का जो टैक्स अभी साल जो माली साल ख़त्म हुआ, अगर उसका जायज़ा लें तो उसमें 95% टैक्स तो या विद होल्डिंग से आया है या लोगों ने एडवांस टैक्स दिया या रिटर्न के साथ। तो इतने बड़े इदारे ने सिर्फ अपनी कोशिश से 4-5% ही टैक्स इकट्ठा किया, यानी कि कोई करंट डिमांड, कोई एरिया डिमांड में से।
ये आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर 3-4 साल का टेन्योर हो और एक टीम को ये टास्क दिया जाए और वो कॉन्टिन्यूटी से काम करें, मगर चूंकि कभी कभी हम ये एतराज करते हैं कि जी सीनियर मोस्ट को लगा दें। अब सीनियर मोस्ट का तो साल 6 महीने ही रह गए होते हैं। जैसे टवाना साहब ने अगर अर्ली लेंगे भी तो 1.5 1 साल रह गया होगा। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पोस्टिंग ट्रांसफर्स का और यहाँ पे जो पोलिटिसाइज हो चुका है महकमा, उसके भी बड़े मसाइल हैं। यानी कि मैं अर्ज कर रहा था कि अगर एफपीआर को की आप तफसील से देखें तो ये एक बड़ी क्लासिक स्टडी है कि बहुत सी जगह पे तो ये कहा जा सकता है कि ज़राए नहीं थे, कई जगह कहा जा सकता है जी माहिरीन नहीं थे। यहाँ तो कोई 50 एक स्टडीज़ तो उन्होंने भी करवाई हैं। एक किताब भी जब यहाँ से वर्ल्ड बैंक की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म का पहला 6 साल ख़त्म हुआ था, तो 21 से लेकर 27 तक चला। उसके बाद उन्होंने भी एक बहुत रिपोर्ट अपनी तरफ से इसमें कोशिश की कि हम दें, मगर उसमें भी नाकामियों का ही जिक्र था कि दरअसल ह्यूमन रिसोर्स ही ऐसा था कि उन्होंने हमारे सारे मंसूबे नाकाम कर दिए। अब ये ह्यूमन रिसोर्स का मसला सबसे अहम है कि अगर आप इसको पुराने कॉलोनियल स्ट्रक्चर पे चलाना चाहते हैं, जहाँ वो लोग आए जिनको अकाउंटिंग नहीं आती, वो लोग आए जिनको लॉ नहीं आता, वो लोग आए जिनको मॉडर्न जो ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी का नहीं पता, तो वो फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आगे बढ़े, बल्कि सिर्फ करप्शन की दास्तान नहीं रह जाएंगी कि जी आउट ऑफ टर्न रिफंड दे दिए गए, बहुत से मामलात खराब हुए। तो जो असल फोकस था कि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट किया जाए, उसका तो अभी तक कोई दूर दूर नामो निशान नहीं है। और डॉक्टर साहब शरीफ काफ़ी लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि अब आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको जनरलिस्ट नहीं चाहिए। इसी हम बात करते हैं, एक ब्रेक लेना है हमें यहाँ पे, वापस आएंगे तो इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, तो हम अपने टैक्स मामला बेहतर करने के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे डिजिटाइजेशन की, और इस पे भी हमने पहले काफ़ी हम बातें सुन चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई मुल्कों ने इस तरफ वो कई साल पहले चले गए और उनका पूरा टैक्स निज़ाम बेहतर हो गया, लोगों के लिए आसानी हो गई। यहाँ पे अभी मैं देख रहा था एक हमारा एक वो भी है, डिजिटल स्टार्टअप भी है, बी फाइलर के नाम से, जो लोगों को इनक्रेज करते हैं कि अपने टैक्स आप खुद ही फाइल करें, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी आपकी हो जाएगी। हमारे यहाँ इसमें क्या ये कहना सही होगा कि सबसे बड़ी रुकावट ये हमारी टैक्स मशीनरी खुद ही है, ताकि उनके फिर खांचे ख़त्म हो जाएंगे, जो पैसा है वो सीधा ख़जाने में आएगा, उनकी जेबों में नहीं जाएगा? जी बिल्कुल दुरुस्त ऐसे, क्योंकि देखिए रिटर्न इतनी पेचीदा रखी गई है कि 8-10 सफ़े की रिटर्न बनाना, उसमें आपके साथ से पूछना, बीवी के जेवरात के बारे में सवाल हर साल करना, ये तो इतना दकियानूसी ख्याल है। क्योंकि इन चीज़ों की तरफ तो अब एक एजेंसियां मौजूद होती हैं जो देख रही होती हैं कि ऐसे एहसासे तो नहीं बनाए जा रहे जिसका सोर्स जो है वो लेजिटिमेट नहीं है। इनकम टैक्स का लॉ तो बाहर कैफ हर हालत में, चाहे आपकी लेजिटिमेट इनकम हो या इलेजिटिमेट हो, उसको टैक्स करने का पाबंद है। इसलिए वहाँ सीक्रेसी का एलिमेंट भी होता है कि वो खुद से आपकी इंफॉर्मेशन नहीं बताते। मगर ये बात सही है कि अगर आप आज रिटर्न फाइल कर भी लें किसी को पैसे, अब ज़ाहिर है वकला हजरात भी और जो टैक्स एडवाइज़र है वो भी फीस लेकर ही ऐसा करते हैं, तो वो फिर पिछले 5 साल का नोटिस आ जाता है, फिर ब्लैकमेल दोनों मिलकर करते हैं। यानी कि मैं बिल्कुल साफ और बात कहूँगा कि इसमें जो टैक्स एडवाइजर्स हैं वो भी इक्वली शामिल हैं इस काम में। तो उसकी वजह से फिर लोग जो हैं वो बहुत बदज़न होते हैं। और ये पेचीदगी क्यों रखी गई है? ज़ाहिर है कि अगर हम सिंगल पेज रिटर्न कर लें तो उससे लोग जो हैं वो फिर उनको आसानी भी होगी। उर्दू में भी होनी चाहिए रिटर्न, हर आदमी को सिर्फ अपनी नेट इनकम बताए और अखराजात का वो उसको क्या आप डिटेल पूछना चाहेंगे? वो तो फिर आपका सिस्टम जो है वो खुद आउटफ्लोज को इनफ्लोज को मैनेज कर रहा होता है। बल्कि अब मैं आपसे अर्ज करूं कि 70 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जहां आपकी रिटर्न बन के आती है, वो आपको सारे चीज़ों को डिजिटाइजेशन से पहले ही कैप्चर कर चुके होते हैं और वो आपको साथ साथ इसके बारे में प्राइस भी रखते हैं और आपको भेज भी देते हैं। अगर आपका डेटा कहीं एक्सेस होता है उसकी भी आपको मालूमात होती है। पाकिस्तान तो वाहिद मुल्क है जहां अब मैं देखता हूं कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आज तक पास नहीं हुआ। अगर आपका कोई डेटा ब्रीच हो तो उसकी कोई आपको उसकी भी आप कोई नहीं कर सकते, उसको फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। तो ये एफबीआर ने तो इसके नाम पे एक पराल नामी कंपनी बनाई जो 100% ऑन है, और वो कंपनी खुद करप्शन की एक इतनी बड़ी दास्तान है कि उसके ऊपर तो किताब लिखी जा सकती है। तो ये देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर आम लोगों से आपने रिटर्न लेनी है तो आप तो आज उनसे सिर्फ एक मोबाइल टैक्स से पूछ सकते हैं कि भाई आप डिपेंडेंट हैं या आप
खुद अर्नर हैं, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बता दें आपका क्या कारोबार है, ये प्रोफेशन है। अगर आप कहीं मुलाजम हैं तो उसका नाम बता दें और अपनी नेट इनकम बता दें। तो कल आपके पास जो बायोमेट्रिक के जरिए इस वक्त जितने भी यूनिक मोबाइल यूजर हैं उनकी तादाद मेरे हिसाब से 90 मिलियन से कम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टोटल सिम्स 192 मिलियन इशू हो चुकी हैं। तो चलिए मतलब हम ये उसको आसान हो 50 सकता है, मिलियन भी कर सलीस हो लें, सकता है, तो जिससे आप और उनसे भी ये लोग पूछ इस तरफ सकते हैं। रागिब होंगे। लेकिन फिर वो उस्तादी तो ना हुई ना अगर आसान कर दिया तो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैं फ्राइडे टाइम्स में आपका आर्टिकल पढ़ रहा था, उससे जो मेरे पल्ले पड़ा, मैं ज़ाहिर है इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है मेरा, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अपनी खाल बचाने के लिए जो फिगर्स हैं उनमें फजिंग की जाती है, कुछ फिगर्स सेक्सटअप किए जाते हैं, उनके पीछे कहानी कुछ और होती है, यानी झूठ का सहारा लिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें वो मिक्सअप कर दी जाती हैं ताकि सब शानदार नज़र आए कि जी टारगेट हमारा 100 रुपये था, देखें जी हमने 125 आपको कमा के दिए। लेकिन उसमें से जो चीज़ें डिडक्ट करनी चाहिए और जो रिटर्न करने चाहिए, वापस करने चाहिए, वो रकूमात जो हैं वो भी उसमें छुपा दी जाती हैं। तो ये जो टेंडेंसी है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि हर हुकूमत चाहती है कि जी हमारा बंदा जो है वो शानदार नज़र आए कि जी देखें क्या ज़बरदस्त तरीके से ये मैनेज कर रहा है इस पूरे सिस्टम को। सबसे बड़ी खराबी तो यही है कि खुद एफबीआर की अपने मामलात की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी कलेक्शन चाहिए हर महीने। आप वेबसाइट पे आप तो आर्टिकल 19A के तहत पब्लिक डोमेन में ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने लोगों की रिटर्न्स आए, उनमें कैटेगरी वाइज लोगों के नाम तो नहीं बताने, कैटेगरी वाइज क्या क्या इनकम के डेक्लेरेशंस थे। जैसे अभी इसी प्रोग्राम में बताया गया था कि आधे से ज़्यादा लोग तो जीरो की रिटर्न्स इसलिए फाइल करते हैं कि नॉन फाइलर में विद होल्डिंग का टैक्स रेट 200 गुना भी हो जाता है। तो वो सिर्फ उससे बचने के लिए एक तरीका है। हालांकि दुनिया में या तो आप टैक्स फाइलर होते हैं या नहीं होते, ये बीच में एक अजीब सी बात है उन्होंने रखी हुई है। और उसकी वजह से भी बहुत करप्शन होती है, क्योंकि बहुत लोग उसकी आड़ में अपनी एक्चुअल इनकम भी नहीं दिखाते और थोड़ा सा टैक्स दे के बच जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसके ऊपर तो एक जमाने में हमें जुर्माना भी हो चुका है एफबीआर के फिगर फजिंग के ऊपर, IMF ने भी जुर्माना किया, मगर हमने अपनी रवश नहीं बदली और वही तरीकाकार अभी भी जारी है कि लोगों के रिफंड्स रोके जाएं। हाँ, जहाँ जाहिर है कि कोई और कंसिडरेशन हो वहाँ आउट ऑफ टर्न भी रिफंड्स दे दिए जाएं। और फिर उसके नतीजे में इस साल तो बहुत अफसोसनाक वाकया भी लाहौर में पेश आया था और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, बस कुछ को उन्होंने OST बना दिया मगर असल चेहरे सामने नहीं आए। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो एफबीआर को हर महीने कुछ एक फॉर्मेट के अंदर के इतना रिफंड ड्यू है मगर हम दे नहीं रहे, इसका डिक्लेरेशन भी जरूर देना चाहिए ताकि पता चले कि यहाँ भी कोई सर्कुलर डेट नामी चीज तो बहुत अरसे से नहीं अक्यूमुलेट हो रही। अभी तो ऑडिटर जनरल साहब को भी तवज्जो करनी चाहिए कि वो बताएं हमें कि एक्चुअल रिफंड्स पे कितने हुए और ड्यू कितने थे जो कि एक्चुअली उन्होंने मान लिए थे। और रिफंड जब भी कोई मांगता है तो एफबीआर वाले उसको बहुत तंग करते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट कर देता है एक अदारे को कि जब आप टैक्स लेना चाहते हैं तो आपने हर चीज पे विद होल्डिंग कर दी है। गरीब लोग जिनको बिल्कुल उनकी काबिल टैक्स आमदनी नहीं है वो भी 15% एडवांस एडजस्टेबल टैक्स दे रहे हैं, अब उसको 75% कर दिया, यानी ये 15% तो उन लोगों का होगा जो फाइलर होंगे और जो मोबाइल यूज करेगा, और अगर वो नॉन फाइलर रहेगा तो उसका 75% टैक्स रेट कर दिया है। इसके बावजूद आप देखिए कि उनको ये एहसास नहीं है कि इसमें तो 90% वो लोग हैं जिनकी काबिल टैक्स आमदनी ही नहीं है, तो उनसे आप कैसे एडवांस टैक्स 75% ले रहे हैं? ये तो कभी भी उनको वापस नहीं मिलेगा। परसों मेरी वालदा की सिम ब्लॉक कर दी गई। 77 साल उनकी उम्र है, पूरी ज़िंदगी वो घरेलू खातून रही हैं और इस उम्र में वो टैक्स चोर करार पाई हैं। अच्छा, और जहाँ तक रिफंड, यही अफसोस की बात, जहाँ तक रिफंड की बात है तो अब बात ही हो रही है तो मैं भी कह सकता हूँ मुझे भी रिफंड ड्यू है। मुझे रिफंड ड्यू है। जी, मेरे जो हर शख्स की यही शिकायत है। जी, रिफंड ड्यू है, वो नहीं दे रहे। अच्छा, ये जो आपने अभी जिक्र किया डॉक्टर साहब, लाहौर में जो एक अफसोसनाक वाक़े का आपने जिक्र किया, ये वो स्पीड मनी वाली बात थी या वो कोई अलग है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा सा बता सकते हैं, हमें याद करा सकते हैं कि क्या था? जी बिल्कुल। ये वाकया यूँ रिपोर्ट हुआ कि 2 कमिश्नर लेवल के लोगों का झगड़ा हुआ और उसमें गन्स निकल आई और फिर वो वकील मोहतरम भी पहुंच गए अपना हिस्सा लेने, और ये बात जब ऊपर तक पहुंची कि भाई गन्स निकल आई हैं तो उन्होंने दोनों जो चीफ कमिश्नर थे उनको और कमिश्नर्स को OST बना दिया, मगर ये पता नहीं था कि ये रिफंड जो था
कि किस कंपनी की तरफ से था। फिर FIA ने भी उनको तलब किया, मगर पहली दफा देखा है कि FIA के अगेंस्ट FBR ने स्टे लिया लाहौर में। हालांकि अग्रीव पर्सन कभी गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। मुझे तो समझ नहीं आई कि रेट किस तरह ये मोटर को जरा ड्रॉप करना चाहिए कि एक FBR एक महकमे के तौर पे FIA के अगेंस्ट कैसे रेट फाइल कर। सुने हमारे पास अब बस एक आखिरी मिनट है, मुझे आप जाते जाते ये बताते जाएं कि आप पहले भी जो बात कर रहे थे कि ये जो हमारी FBR की मशीनरी है इसमें कॉम्पिटेंट काबिल लोग हैं जिन्हें अगर ऊपर लाया जाए तो वो ठीक कर सकते हैं, या ये बंदे बाहर से लाने पड़ेंगे? मैकिंजी से लाने पड़ेंगे। जी देखिए, हर महकमे में काबिल लोग तो होते हैं, मगर वो अपनी या तो महकमे छोड़ के चले जाते हैं या फिर उनको इस तरह की पोस्टिंग्स दी जाती हैं, क्योंकि जहाँ ओवरऑल जो माहौल हो वो करप्शन का हो, तो वो जाहिर है उसमें वो फिर जो ऐसे लोग हैं जो काबिल भी हैं और ये काम नहीं करना चाहते, वो बेचारे तो अपनी इज्जत और जान माल ही बचाते हुए नजर आते हैं। और उनमें से बहुत से लोग तो अब महकमा छोड़ के जा भी चुके हैं, और जो रह गए हैं बेचारे वो भी बहुत डिसइल्यूजन्ड हैं, तो उनको भी काम दिया जा सकता है। और उसके बाद मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें से चाहिए कि अब बहुत डॉक्टर साहब बहुत माजरत, हमारा वक्त खत्म हो जाता है। क्लोजिंग में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम जानते हैं कि आप कितने भी नोट डालें, FBR ने रिफॉर्म नहीं हो रहा। वुसत साहब की वालदा का सिम अनब्लॉक करा दें और मेरा रिफंड दें। अच्छा भाई, भाई मेरे प्लीज। अच्छा क्यों, मेरा भी एजेंडा है। एक सवाल वक्त की कमी की वजह से नहीं पूछ सके, खुद FBR के जो एहलकार हैं जितने भी हैं उनमें से कितने टैक्स फाइलर हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। चलें, ये अगली दफ़ा होगा, कल जुमा है, कल हम आपकी फ़ोन कॉल्स लेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।